ये हमारी 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शंस, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड थिंग्स वी डू थ्रू आ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। एक हमने इमेजिनरी या अपनी मर्जी से एक विलेज का नाम रख दिया है पालमपुर। सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा लोग इसमें ही जुड़े हुए हैं। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वहाँ पे डेयरी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं जो एक लिमिटेड स्केल मतलब कम मात्रा में कम लोगों द्वारा की जाती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब इन सभी प्रोडक्शन जो प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटी हैं, उसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आसपास के पेड़ पौधे, ज़मीन, पानी, हवा, जानवर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड मेन मेड रिसोर्सेज लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट, बाज़ार, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा लगता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ टू वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज कंबाइन करते हैं और जो हमें बनाना होता है डिज़ायर्ड गुड्स वो हमको मिलता है, या अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम सर्विस दे पाते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड। वेल कनेक्टेड मतलब ये रोड से, आसपास के गाँवों से और शहर से अच्छी तरह कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज इज़ अ बिग विलेज जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब वो रोड जो हर मौसम में सही रहती है। बरसात के टाइम पे भी उस पर आप गाड़ी चला सकते हैं, और आंधी आ रही हो या बहुत ठंड हो तो ये रोड हमेशा पक्की सड़क एक तरीके से। द विलेज टू द रायगंज। रायगंज पास का एक छोटा सा टाउन है। रायगंज पास का एक गांव है। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। एक टाउन है पास में शाहपुर, जिससे ये रोड रायगंज को और पालमपुर को कनेक्ट करती है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग विद बल्लक कार्ट, जिसमें आपको बैल या भैंस को लगा देते हैं। बल्लक कार्ट जिसको बुग्गी भी बोलते हैं। टांगा, बोगी मतलब जिसके पीछे आपकी ट्रॉली होती है। वुडन लोडेड विद जैगरी। जैगरी का मतलब होता है गुड़। जब हम शुगर केन को, गन्ने को काट के उसको बार बार बॉयल करते हैं तो धीरे धीरे वो गुड़ में कन्वर्ट होने लगता है। एंड अदर कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब है प्रोडक्ट या सामान जो इस एरिया में उगाया जाता हो। कमोडिटी जैसे कोई भी फसल एक कमोडिटी हो सकती है। टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल से, जीप से, ट्रैक्टर से अनेक। तो आप रोड पे देखेंगे तो ज़्यादातर इस तरीके का सामान ही दिखेगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जैगरी मतलब गुड़। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली। 450 परिवार रहते हैं। बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं इसमें। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। अपर कास्ट फैमिली जो ऊंची जाति के लोग हैं वो 80 परिवार हैं, और इसमें गांव में ज़्यादातर ज़मीनें उन्हीं के पास हैं। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टिंग। उनके मकान मिट्टी के नहीं हैं, जबकि ईंटों के मकान बने जिसपे अच्छा सा प्लास्टर भी हुआ है। द शेड्यूल कास्ट एस सीज, जिनको हम दलित भी बोलते हैं, कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द विलेज। 1/3 हिस्सा पूरा पॉपुलेशन का उस गांव का दलित का है या शेड्यूल कास्ट पीपल का है, और वो गांव के एक कोने में थोड़ी सी जगह पे रहते हैं, जबकि ज़्यादातर ज़मीन अपर कास्ट लोगों के पास है। छोटे से घर हैं। एंड सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। कई सारे घर मिट्टी के या आपकी झाड़ियों से, या स्ट्रॉ का मतलब होता है आपकी छोटी छोटी डंडियों से, इस तरीके से बने हुए। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है।
इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल। ट्यूबवेल्स का मतलब है जब आप ज़मीन में बोरिंग करते हैं, ज़मीन में बहुत बड़ा होल खोद के उसमें से पानी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूब वेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब ये ट्यूबवेल्स बिजली से चलते हैं और बहुत तरह के बिजनेसेस में भी बिजली का यूज़ होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो 5वीं तक की क्लास में होती है, एंड 1 हाई स्कूल मतलब 10वीं क्लास के बच्चे। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक भी है जो सरकारी है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो द डिस्क्रिप्शन अबोव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। अभी तक की जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा है इस गांव का, इससे पता चलता है कि पालमपुर में जो सिस्टम ऑफ रोड्स है वेल डेवलप्ड है। ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन सिस्टम है, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर है। इसको आप अपने नियर बाई विलेज या अपने गांव के से कंपेयर कर सकते हो। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी, मतलब हम ये भी सोच के अनुसार बना रखा है। विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। ये गांव से ही हम सीखेंगे कि गांव में डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं, या पूरे प्रोसेस को हम इसमें समझेंगे। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के विलेज में फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। गांव में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं, इसलिए बोला गया है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म जब लग जाए इसका मतलब खेती को छोड़कर कोई भी काम, जैसे किसी की दुकान है तो वो एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एक छोटा सा वो उसमें पॉटरी का बिजनेस है, तो वो अगर वो टोकरी बनाते हैं तो वो खिलौने बनाते हैं, तो ये हो गई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कोई ट्रांसपोर्ट में हो सकता है कि कोई ऑटो चलाता हो या ट्रक चलाता हो, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटी है। शॉपकीपिंग। We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about the production. पहले हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों की बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखिए, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस एंड द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का एम ही होता है कि हम कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ बनाएं, कुछ प्रोडक्ट बनाएं या सर्विसेज जो हम दोनों लोगों को देना चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 ज़रूरतें हमें पूरी करनी होती हैं किसी भी प्रोडक्शन को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, मतलब ज़मीन का होना, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। इसी से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। ज़मीन पे आप फैक्ट्री लगाएंगे या आप खेती करेंगे, और वातावरण या आसपास के जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, इसका आप यूज़ भी करेंगे। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर मतलब जो लोग काम करेंगे, खेतों पे काम करें या शॉपकीपिंग में काम करें या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करें, आपको दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर। जैसे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में काफ़ी हाईली एजुकेटेड वर्कर्स लगते हैं, जैसे लॉयर एक तरीके की सर्विसेज देते हैं और वो एक हाईली एजुकेटेड वर्कर है। लेकिन कोई खेत पे काम करने वाले के लिए आपको ज़्यादा पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है, तो वो लो एजुकेटेड आप कह सकते हो। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब हाथ से, अपने शारीरिक बल से, अपने शरीर के बल से कोई काम करना। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। हर कोई अपना लेबर प्रोवाइड करता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, वो प्रोडक्शन का हिस्सा है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल मतलब आपका पैसा हो गया, आपका दुकान हो सकती है, आपकी मशीनें हो सकती हैं, आपका खुद की बुद्धि हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल। द वेराइटीज़ ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। जो प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज है, जैसे आपने गेहूं का प्रोडक्शन करना है तो आपने खेतों में लगाया है गेहूं, फिर उसकी कटाई होगी, फिर उसको ड्राई किया जाएगा,
फिर उसको मशीन में प्रोसेस किया जाएगा, फिर आपका गेहूं का दाना निकलेगा, फिर उसको पिसाई की जाएगी मिल में। तो आप देख रहे हो कि हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है फिक्स कैपिटल एंड अदर इज़ वर्किंग कैपिटल। जैसे जो आपकी मशीनें हैं, जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपके टूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल्स। क्यों? क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। बार बार एक ही मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फार्मर्स अपने हल का यूज़ करता है, प्लॉ मतलब हल, या सोफिस्टिकेटेड मशीनें हो जैसे जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें आपकी फिक्स कैपिटल का हिस्सा है। अदर टाइप इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपके रॉ मटेरियल्स और मनी जो आपके हाथों में है। रॉ मटेरियल्स जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है। आपने चाय पत्ती बनानी है तो चाय के जो पत्तियां हैं जो आप खेत से तोड़ के लेके आए, वो एक रॉ मटेरियल है, वो एक वर्किंग कैपिटल है। आप एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। जैसे ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर थिंग। ये जो दूसरा पैसा है, इसको आपको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, जैसे बिजली का बिल पे करना है, या आपके फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी देना है, तो ये मनी इन हैंड होगा। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। वही बात, ये यूज्ड अप हो जाता है, इसको हम कम्प्लीटली यूज़ कर ले जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। लेकिन आपकी बिल्डिंग जो एक फ़िक्स कैपिटल है, या आपके टूल्स जो एक फ़िक्स कैपिटल है, वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं होते, हम उसको रीयूज़ करते हैं। So there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. आपको वो नॉलेज होनी पड़ेगी, आपके पास वो स्किल होना पड़ेगा। एंटरप्राइज मतलब वो स्किल जिसमें आप इस ज़मीन को, लेबर को, और आपके पास जो पैसा है, कैपिटल है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, प्रोडक्शन किस तरीके का करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, लेबर कहाँ से आप लेके आएंगे। आप ज़मीन को अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री कहाँ पे लगाएंगे। आप अगर खेती भी कर रहे हैं तो आप कौन से खेत पे खेती करेंगे, कितने तरह के बीज लगाएंगे, या कौन सा उसमें इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। ये सभी चीज़ों के लिए आपको चाहिए नॉलेज या स्किल। सो दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको हम आजकल बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल के नेक्स्ट डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि इंसान को ही एक तरीके से यूज़ करना। इंसान को जब पढ़ लिख कर जाता है या उसमें कोई क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो वो प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा फिक्स्ड कैपिटल या यूज़ हुआ है। इसमें मशीनें हैं, इसमें एक ह्यूमन भी है जो ह्यूमन कैपिटल हो गया, इसमें आपको रॉ मटेरियल भी दिख रहा है। ये एक किसी जगह पर बनी है फैक्ट्री, इसका मतलब ज़मीन है। इस मशीनों को चलाने के लिए आपको पावर की आवश्यकता है, यहाँ पे लेबर भी है। तो आप देख रहे हैं कि चारों जो ज़रूरतें होती हैं प्रोडक्शन के लिए वो यहाँ पर दिख रहा है। सो एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। ये वर्ड आपने याद रखना है कि जो भी चार चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। इन चारों में से अगर एक भी फैक्टर, एक भी चीज़ों की कमी होगी तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। इस चैप्टर में जो हम स्टार्टिंग के हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे। अब फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में हम फार्मिंग की बात करें जो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादातर पालमपुर के लोग काम करते हैं। फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working
75% लोग जो काम करते हैं, जो काम करने की एज में हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन करना, अपने खर्चे को चलाना, अपने घर को चलाने के लिए 75% लोग खेती करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब इसमें खेती करने वाले भी लोग हैं या दूसरों के खेतों पर काम करने वाले मजदूर भी हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। इन लोगों का सुखी जीवन या इन लोगों का जो वेल बीइंग है, इनका रहन सहन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है कि खेतों पर काम हो रहा है, खेतों पे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर खेतों पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकी वेल बीइंग, इनके रहन सहन पर काफ़ी असर पड़ेगा। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। एक बेसिक दिक्कतें हमें आती हैं अगर हमें फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स। जो ज़मीन है वो आपकी फिक्स है, तो इस पे आपको प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो आपको नए नए तरीके देखने पड़ेंगे। हम देखेंगे पालमपुर में कौन कौन से नए तरीके लिए गए। तो सिंस 1960, इसका मतलब है 1960 के बाद पालमपुर में देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर फार्म। पालमपुर में 1960 के बाद से जिस एरिया में खेती की जाती थी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। जितनी खेती 1960 में जितने खेतों पर की जाती थी उतना ही अभी भी किया जाता है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड, वेस्टलैंड मतलब जो बंजर ज़मीन है जिस पे अनाज नहीं उगता, कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कल्टिवेबल लैंड मतलब जिस पर आप कल्टिवेट कर सकते हैं, कल्टिवेबल। तो 1960 में कुछ हिस्से जो वेस्टलैंड था उसको कल्टिवेबल में बदल दिया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज। अब कोई भी स्कोप नहीं है और कोई भी गुंजाइश या कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है कि हम ज़मीन से प्रोडक्शन बढ़ाएं या ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन में लेके आएं। अब यहाँ पे हम एक स्केल की बात कर लेते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है, अगर ये 100 मीटर है और ये 100 मीटर है तो इस ज़मीन को हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। 100 मीटर इंटू 100 मीटर, इसका मतलब है 10,000 स्क्वायर मीटर। 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा खेत को हम बोलते हैं हेक्टेयर। कुछ लोकल नाम भी हैं, बीघा, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है खेतों को मापने की वो है हेक्टेयर, जो 100 गुना 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा होता है। आगे देखते हैं, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सेम ज़मीन पर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अभी तक की जो हमने पालमपुर के बारे में समझा है उससे हमें पता चलता है कि पालमपुर वुड रिजेंबल का मतलब है मिलता जुलता। पालमपुर वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का कोई गांव होगा। जो यूपी है उसका वेस्ट पार्ट, जो आपका मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, इस एरिया का कोई गांव हो सकता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारी ज़मीनों पर खेती की जाती है पालमपुर में, कोई भी ज़मीन खाली नहीं छोड़ी जाती। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न मतलब समर के टाइम पे, जिसको हम खरीफ सीज़न भी बोलते हैं, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ये 2 फसल वो खरीफ के टाइम में बोते हैं जब बारिश होती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इस प्लांट्स को, जो ज्वार और बाजरा है, पशुओं के चारे के लिए, फीड मतलब चारे के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। यहाँ पे आलू भी होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। विंटर सीजन, जिसको हम रबी भी बोलते हैं,
फील्ड्स आर सोन विद वीट, विंटर के टाइम पे यहाँ पर गेहूँ बोया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, जितना भी वीट उगाया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा फैमिली के यूज़ के लिए, कंजम्पशन मतलब खुद के खाने के लिए रख लिया जाता है, और जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हम मार्केट में रायगंज में बेच जाते हैं। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, एक ज़मीन का हिस्सा, इस गांव में एक हिस्सा शुगर केन, गन्ने की खेती के लिए भी है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में एक ही बार काटी जाती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, मतलब जब ये कच्चा होता है शुगर केन, रॉ फॉर्म मतलब कच्चा माल, और एस जैगरी, जब इसका गुड़ बन जाता है, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, शाहपुर जो पास का शहर है वहाँ पे कई बार गन्नों को सीधा काट कर बेच दिया जाता है या उसका गुड़ बना के शाहपुर में बेचा जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप, आप देख सकते हैं 3 बार यहाँ पर एक साल में प्रोडक्शन हो जाता है। मेन रीज़न क्या है? इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, यहाँ पे सिंचाई, सिंचाई का मतलब ही होता है कि आप बारिश के पानी पर निर्भर नहीं हैं, आप मोटर चलाई और आपने खेतों में पानी लगा दिया, या नहर का पानी जो आता है उसको पानी आपने अपने खेतों में जब मन करता है जब आप पानी दे सकते हैं, इसी को बोला जाता है इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, पालमपुर में बिजली आ ही गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, बिजली आने की वजह से क्या हुआ, जो सिंचाई के साधन थे पालमपुर में वो बिल्कुल तरीके से बदल गए। पहले ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब हर खेत के पास ट्यूबवेल है, जिससे वो जब मन करता है वो अपने, या जब ज़रूरत पड़ती है खेतों में पानी की, वो पानी लगा देते हैं। उससे पहले पर्शियन व्हील वर यूज्ड, पर्शियन व्हील एक गोल सा चक्की होती है जिसमें बाल्टी लगी होती है, बकेट लगी होती है, और ये बकेट कुएं में जाती है, उसमें से पानी भर के लेके आती है और फिर खेतों में ऐसे गिर जाता है। तो ये एक व्हील की तरह है जहाँ पे अलग अलग बकेट लगी होती हैं, ये नीचे जाता है कुएं में, उसमें पानी भर के लेके आता है और ऊपर खेतों में गिरा देता है। उससे पहले पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता था, या कुएं से पानी निकालकर इस छोटे छोटे फील्ड में पानी की सिंचाई की जाती थी। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया, लोगों ने ये देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं वो बड़े एरिया के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, आप बड़े एरिया में आराम से जल्दी सिंचाई कर सकते हो। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टार्टिंग के जो ट्यूबवेल्स लगे वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कराए थे। सून हावेवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, उसके बाद फार्मर्स ने खुद के अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। एज ए रिज़ल्ट 1975 तक, मिड 1975 मीन्स 1975, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated, पालमपुर में जितनी ज़मीन थी 200 हेक्टेयर्स was irrigated, मतलब हर जगह ट्यूबवेल लग चुके थे। अब ये बात भारत के अलग है, जैसे कि हर गांव में इतना इरिगेशन का सुविधाएं नहीं होती। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, इतना हाई लेवल ऑफ इरिगेशन जहाँ पे 100% ज़मीन आपकी इरिगेटेड है पॉसिबल नहीं होता। जैसे कुछ एरिया को छोड़ के, जहाँ पे रिवर हो या कोस्टल एरिया को छोड़ के ज़्यादातर कंट्री वेल इरिगेटेड नहीं है। प्लेटू रीजन्स जो हैं या डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन, इस एरिया में इरिगेशन 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो रेन पे डिपेंड होते हैं, रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं। देख सकते हो कि कंट्री में टोटल कल्टीवेटेड एरिया जो इरिगेटेड हो वो 40% से कम है।
लेस देन 40% इज़ इरीगेटेड। अभी भी आज के टाइम में भी अगर आप पूरे इंडिया में जितनी ज़मीन है उसमें से केवल 40% से कम एरिया पे ही आपको इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, और मोस्ट एरिया में ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा ज़मीन पे लगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। जब आप एक ही खेत पर एक साल में एक बार से ज़्यादा खेती कर रहे हो तब हम उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो एक ज़मीन पर ये सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, मोस्ट कॉमन वे, कि आप एक साल में एक से ज़्यादा बार खेती करो उस खेत पे। So all farmers in पालमपुर grow at least 2 main crop। पालमपुर में कम से कम 2 बार फसलें लगाई जाती हैं। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years। पिछले 15-20 सालों में many of them are growing potato as a third crop, वो grow कर रहे हैं। देखिए ये एक डेटा है, प्रोविजनल डेटा है, किसके बारे में, कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। 1950-51 में 132 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती की जाती थी, और 2016-17 तक आते आते 200 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया पे भारत में खेती की जाती है। तो धीरे धीरे ज़मीन का हिस्सा बढ़ गया है जिस पे खेती कर रहे हैं, लेकिन पालमपुर में वो फिक्स्ड है। 1960 के बाद वहाँ पर कोई भी नई ज़मीन पे खेती नहीं हुई। इसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे बार ग्राफ से शो किया है, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर कल्टिवेटेड एरिया है मिलियन हेक्टेयर्स में। So you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। हम देख चुके हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं उस ज़मीन पे। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। बाकी जो तरीके हैं वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न या अभी आज के समय में वो तरीके जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड देखिए, इसमें मशीनों का यूज़ किया जाता है। HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी, वो बीज जिसमें उपज ज़्यादा होती है, जिसमें आपका टोटल जो प्रोडक्ट है फाइनल में वो ज़्यादा आता है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड जो आपके कीड़े वगैरह लग जाते हैं फसलों में उसको मारने के लिए, इरिगेशन कैनाल के थ्रू, पंप सेट के थ्रू या बिजली डैम, ये सारी चीज़ें मॉडर्न फार्मिंग मेथड का हिस्सा है। देखते हैं पालमपुर में इससे क्या असर हुआ। सो हायर यील्ड का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। एक सीज़न के टाइम पे आपने एक ज़मीन में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं यील्ड। जैसे 3 बार अगर साल में आपने खेती की है तो आप तीनों बार अलग अलग यील्ड आएगी। टिल द मिड 1965 तक द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन। 1960 तक जो हम बीज यूज़ करते थे खेती में वो ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से यूज़ होते हैं। जैसे इस बार जब खेती होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो रख लेते हैं ताकि वो अगले साल उसी को बीज बना के खेतों में बो देंगे। तो इन्हीं को बोला जाता है ट्रेडिशनल सीड्स विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। अब जो ट्रेडिशनल बीज थे उसका जो यील्ड था, जो प्रोडक्शन अमाउंट था, वो कम होता है। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, इसमें पानी भी कम लगता है। फार्मर्स यूज्ड काऊ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। वो गाय के गोबर को या नेचुरल मैन्योर जो आसपास में
आपके पेड़ पत्तों या गाय के गोबर मिक्स हो जाने के बाद जो खाद बनती है उसको बोलते हैं नेचुरल मैन्योर। इसको वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते थे। ज़मीन की उपजाऊपन जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में हम काऊ डंग और नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल सीड्स और आपके काऊ डंग उनको आराम से उनके गांव में ही मिल जाता था। उसके लिए उन्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट एक वर्ड आया ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960-65 के बीच एक काफ़ी बदलाव हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या था कि जो भारतीय किसान थे उन्होंने चावल और गेहूं की खेती करी, जिसमें उन्होंने बीज बदल दिए। बीज कौन से थे? हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, बीज बदल दिया। अब उसके बाद कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। जो HYV सीड्स होते हैं उनका पौधा छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जो फल लगते हैं, जो आपके दाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें प्रोडक्शन बहुत सिंगल प्लांट से ही काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण क्या हुआ? द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर नंबर ऑफ फूड ग्रेन्स। अब उसी ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने लगा HYV सीड्स के यूज़ करने के बाद। HYV सीड्स हाउएवर ये इतने भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर, अब इसमें पानी बहुत लगता था। इरिगेशन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिना इरिगेशन आप मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करना चाहिए और आपको पेस्टिसाइड भी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले, प्रोडक्शन आपका कम ना हो। तो आप देख सकते हैं कि दो तरह के कंपेयर हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो हायर यील्ड्स वर पॉसिबल। हायर यील्ड्स या ज़्यादा प्रोडक्शन कब तभी पॉसिबल था जब आपके पास HYV सीड्स हो, आपके पास इरिगेशन के साधन हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो और पेस्टिसाइड हो। सो ये सब अवेलेबल था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों के पास। जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान थे, उन्होंने पहली बार इन तकनीकों का यूज़ किया इंडिया में। सो द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्यूबवेल लगाए ताकि इरीगेशन हो। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स इन लोगों ने लाए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ इस मॉडर्न एग्रीकल्चर तरीके में। सम ऑफ देम ब्रॉड फार्म मशीनरी। अब इसमें फार्म, इतना जो प्रोडक्शन होगा उसको काटने के लिए, उसको बोने के लिए या सिंचाई के लिए आपको मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। लाइक ट्रैक्टर्स लेके आए गए खेत को जोतने के लिए, थ्रेशर्स जब आपकी प्रोडक्शन हो जाए, आपके गेहूं को काट के उसको उसमें से दाना निकालने के लिए थ्रेशर यूज़ करना, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। बोना और काटना बहुत ही आसान हो गया मशीनों से। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ फीड्स। तो गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ इस कारण। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg। पालमपुर में जो ट्रेडिशनल मेथड था, जब उससे गेहूं उगाया जाता था तो 1 हेक्टेयर पे 1300 किलो गेहूं निकलता था। लेकिन जब उन लोगों ने HYV सीड्स यूज़ किया तो प्रोडक्शन आपको 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर निकल गया, लगभग 2.5 गुना। तो देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। इस कारण जो वीट का प्रोडक्शन था, अमाउंट था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसानों के पास
ज़्यादा अनाज था जो वो मार्केट में बेच सकते